Hello everyone, welcome to the free UPSC preparation. As you all know कि हम मोहित भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई बुक न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कवर कर रहे हैं। चैप्टर 14 तक हम पहुंच चुके हैं। तो चैप्टर 14 बेस्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने रिफॉर्म प्रोसेस के बारे में बहुत सारी चीजें जानी, जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की मीनिंग, नेचर, स्ट्रक्चर, इन सारी चीजों को समझा। आज हम बात करेंगे बेसिकली रिफॉर्म प्रोसेस के बारे में और इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है उनके बारे में। ठीक है, तो रिफॉर्म कभी भी वन शॉट जॉब नहीं होती। वन शॉट जॉब से मेरा मतलब है कि एक बार किया और काम खत्म नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव चलता रहता है। हमेशा आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। तो जब आप अपनी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिफॉर्म बिकम्स मच मोर इम्पोर्टेंट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बुक बात करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलमोस्ट 18 कमेटीज और कमीशन बैठाए हैं, खास करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक या ज्यादा सेगमेंट के बारे में विचार विमर्श करने के लिए। पहला तो आया जी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। पहला तो नहीं कहूंगी मैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की खास बात ये रही कि इसने सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म मेजर्स के बारे में बात करी। ठीक है, ये 1966 में फर्स्ट टाइम बनाया गया था, 1970 तक, और बाद में फिर ये 2006 के अंदर दोबारा बैठाया गया, सेकेंड ARC। उसके अलावा एक रेलवे रिफॉर्म कमेटी बनाई गई थी मई 1981 के अंदर। ये वैसे तो रेलवे डिपार्टमेंट से कंसर्न थी, लेकिन इसमें फोकस किया गया कि आने वाले सालों में या आने वाले दशक के अंदर रेलवे अपने बढ़ते हुए ट्रैफिक को कैसे हैंडल करेगा। तो इस कमेटी का जो काम था वो रिलेटेड था एक पब्लिक एजेंसी से, एक ही पब्लिक एजेंसी से मेनली कंसर्न था, एंड इसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस दी गई थी दैट वाज रिलेटेड टू सिंगल डिपार्टमेंट और सिंगल एजेंसी। लेकिन आपको ये समझना होगा कि रिफॉर्म चाहे कॉम्प्रिहेंसिव हो, चाहे फिर वो एक सेक्टर स्पेसिफिक हो, हमेशा एक डेलिब्रेट एफर्ट होता है। मतलब आप इसको इनिशिएट करते हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसके बाद में इस पे डिस्कशन होता है एंड केयरफुली फॉर्मुलेट किया जाता है, और ये ध्यान रखा जाता है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को बेहतर तरीके से डिसेमिनेट कर पाए। अगर आपके जो रिफॉर्म प्रपोजल्स हैं, अगर उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उनको फाइनलाइज किया जाता है बाय द रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, ताकि आप ध्यान रखें कि जैसा आपने सोचा था वैसा ही इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, अगर मैं कहूँ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसको आप अलग अलग छोटे छोटे फेजेस के अंदर तोड़ सकते हो। मतलब देख सकते हो कि ओके, ये प्लान फॉर्मुलेट हो रही है, ये प्लान इम्प्लीमेंटेशन है, मॉनिटरिंग हो रही है, इवेल्युएशन हो रही है ना। तो इनको फेजेस के अंदर बांटा जा सकता है, फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ प्रॉब्लम टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म प्रपोजल टू सोल्व दोज प्रॉब्लम। तो अब सिंपल सी दिक्कत है कि मान लीजिए रोड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है ना, टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले रिफॉर्म के लिए रिफॉर्म प्रपोजल के लिए आप सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आप उसके अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हो। हर एक अल्टरनेटिव के कॉन्सिक्वेंसेस को ढूंढा जाएगा और उसके हिसाब से जो बेस्ट तरीका आपको लगेगा उसको अडॉप्ट किया जाएगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे फेजेस आते हैं। एक तरीका है हमारे पास, वो है हर्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग मॉडल। इसमें 3 फेज बताए हैं उन्होंने, सर्च, डिजाइन और चॉइस। तो वैसे तो ये डिसीजन मेकिंग के हैं, लेकिन ये रिफॉर्म प्रोसेस में भी अच्छे से ये चीज हम लागू कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले सर्च। सर्च तो मतलब नीड फॉर रिफॉर्म, हमें रिफॉर्म की जरूरत क्यों महसूस हुई, है ना। डिजाइन फेज में हम क्या करते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव जो है उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं कि हमारी नीड के हिसाब से कौन सा अल्टरनेटिव सही बैठता है। उसके बाद में हम देखते हैं चॉइस। चॉइस में वी विल फाइंड आउट कि जितने भी अल्टरनेटिव्स हमने देखे थे उनके कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से बेस्ट मेथड हमारे लिए क्या है। ठीक है, तो ये था हर्बर्ट साइमन का मॉडल। उसके बाद में एक सिमिलर प्रोसेस मॉडल है जो कि सजेस्ट किया गया बाय द काइडन। इसमें 4 फेज आते हैं। ओके, पहला फेज है कि आप देखते हो, आपको नीड महसूस होती है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, कि क्यों हमें चेंज की जरूरत है, अवेयरनेस ऑफ नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। ठीक, सेकंड आता है जो नीड है उसके हिसाब से आप अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स आदि को फॉर्मुलेट करते हो। देन आपके जो भी रिफॉर्म प्रोसेस आपने लिए थे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इम्प्लीमेंट किए गए रिफॉर्म प्रोसेस को फिर
ये रिफॉर्म मेजर्स को इवेल्युएट किया जाएगा कि हमारे गोल ये थे, हमने अचीव ये किया है, तो हम सही डायरेक्शन में गए या नहीं। ठीक है, तो इसमें एक टर्म आई है अवेयरनेस ऑफ नीड। अवेयरनेस ऑफ नीड पता है क्या होती है? कई बार आपने भी फील किया होगा कि किसी चीज की आपको जरूरत थी लेकिन आपको महसूस नहीं हुई, है ना? महसूस होना कि आपको उस चीज की जरूरत है, उसको कहते हैं अवेयरनेस ऑफ नीड। भी ऑब्वियसली देयर आर प्रॉब्लम्स इन आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बट अनलेस कोई इंसिडेंट ना हो उसके बाद में वो होता है कि हाँ अब रिफॉर्म की जरूरत भी है। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में देखना आप, जब तक कोई स्कैम नहीं होएगा ना तब तक रिफॉर्म प्रोसेस आएगी नहीं। लेकिन भी स्कैम होता है, मतलब जनरल सा बता रही हूँ मैं, स्कैम होता है उसके बाद में रिफॉर्म प्रोसेस जो की जाती है। ठीक है, तो दैट इज अवेयरनेस ऑफ नीड। Effective awareness of need for change starts when problems are aired and proposal to solve is suggested। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स रखी जाती हैं उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन दिए जाते हैं, तभी अवेयरनेस ऑफ नीड का पता चलता है, भी हमें इस चीज की जरूरत है। ओके, और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, दिस बिकेम नेसेसरी व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन इज अनेबल टू कोप विद द राइजिंग डिमांड्स कमिंग फ्रॉम क्लाइंट। हमें रिफॉर्म की कब जरूरत पड़ती है? बहुत सिंपल है। पहला तो ये कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं कर पा रहा, है ना? डिमांड के हिसाब से वो कोप अप नहीं कर पा रहा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आप फ्यूचर डिमांड को एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तीसरा ये कि आपके पास इफेक्टिव मेथड नहीं है जिसमें आप अपनी ऑनगोइंग और एक्टिविटीज, जो प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज है, उससे कोप अप कर पाओ। ठीक है, एक तो ये कि आपके पास डिमांड आ रही है लेकिन उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, आप फ्यूचर डिमांड को एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे, और आपके पास जो प्रेजेंट काम चल रहा है उसके हिसाब से इफेक्टिव मेथड्स नहीं है। जैसे मान लीजिए वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी आई है, अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है पूरी, रिसेंटली 100 करोड़ या 1 बिलियन मार्क जो है क्रॉस किया है, अभी 1 बिलियन लोगों को वैक्सीन जो है वो लग चुकी है। तो इसमें क्या है, आई एम सॉरी, 1 बिलियन वैक्सीन लग चुकी हैं। यहाँ पर एक चीज देखना कि अगर मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट एंटिसिपेट ना कर पाए, भी डिमांड आने वाली है ना, तो क्या आएगा? रिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। अगर वो जितनी डिमांड्स आ रही हैं उनको फुलफिल ना कर पाए, भी लोग वैक्सीन मांग रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट वैक्सीन सप्लाई नहीं कर पा रही, प्रॉब्लम है। एकदम से मतलब ट्रेंड को देखते हुए जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको पता होता है ट्रेंड को देख करके वो फ्यूचर का अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, अगर वो एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे तो फिर रिफॉर्म प्रोसेस जरूरत हो जाती है। और दूसरा ये कि जिस मेथड को फॉलो करके हम प्रेजेंटली काम कर रहे हैं वो मेथड अगर सही नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, तब भी हमें रिफॉर्म की जरूरत है। देन आता है अवेयरनेस ऑफ चेंज। अवेयरनेस ऑफ नीड की हमें जरूरत है और फिर हमें बदलना पड़ेगा। तो ये जो चेंज होता है ना, चेंज वाली जो टेंडेंसी होती है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम सोचते तो है कि हमें बदलाव लाना है लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। पहला तो ये कि कुछ सोसाइटीज के अंदर, कुछ पर्टिकुलर सोसाइटीज के अंदर माल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। टॉलरेंस इन द सेंस कि हम एडजस्ट कर लेते हैं, जो करप्शन है या जो इनएफिशिएंसी है हम खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, तो उससे क्या होएगा? इंप्रूवमेंट होएगी ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो हमेशा स्टेटस को मेंटेन करने के लिए काम करती है। मतलब क्योंकि होता ही है ना, रिफॉर्म प्रोसेस मतलब कि पावर डायनामिक्स को चेंज करने की बात हो रही है। पावर डायनामिक्स जो है वो ऑलरेडी, अगर जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो इनके फेवर में है, अगर चेंज हुआ तो इनके फेवर में नहीं रहेगा, फिर ये लोग क्यों चाहेंगे कि चेंज हो, ये लोग क्यों चाहेंगे कि रिफॉर्म हो? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। फिर आता है रिसोर्सेज, रिसोर्स कंस्ट्रेंट भी एक मेन मुद्दा बन जाता है कि आप कोई चीज इंप्लीमेंट तो करना चाहते हो। अब जैसे मान लीजिए डिफेंस में आप कुछ रिफॉर्म मेजर्स तो लाना चाहते हो लेकिन अब इतना बजट ही नहीं है, तो ये एक मुद्दा है। मैं ये नहीं कह रही गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है, आई एम सेइंग कि मान लीजिए ऐसा हो, ठीक है, तो वो एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट में काउंट होगा। देन आपके पास एक्स्ट्रा फंड ना हो रिफॉर्म प्रोसेस में इन्वेस्ट करने के लिए। देन एक चीज और जो आपकी बुक में भी दी गई है, जो मैं भी डिस्कस करना चाहूंगी, वो ये कि हम है ना, मान लीजिए करप्शन का कोई केस आता है हमारे सामने कोई स्कैम आता है और हम उस
प्रेजेंट सिचुएशन से ध्यान भटकाने के लिए हम रिफॉर्म प्रोसेस की तरफ जाते हैं कि ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ये कोई प्रॉब्लम आई थी, इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए अब हम ये स्टेप्स लेंगे, हम ऐसा ऐसा रिफॉर्म जो है मेजर्स अपनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल से उम्मीद करती है कि वो अपने उस ज्यादा चेंज ना करे, जैसा उसको रोल दिया गया है उस रोल के हिसाब से ही वो काम करे। कन्फॉर्मिस्ट रोल, कन्फॉर्म मतलब आप अपने एनवायरनमेंट के साथ खुद को एडजस्ट कर लेते हो, तो वो इसी रोल में इंडिविजुअल को देखना चाहते हैं। देन जो रिफॉर्म प्रोसेस इनिशिएट करता है, आपने आई एम श्योर मूवी वगैरह में देखा होगा कि जो भी बदलाव लाने की कोशिश करता है उसको बहुत सारे क्रिटिसिज्म, पनिशमेंट का फेस करना पड़ता है। इन रिफॉर्मर एक रिबेल की तरह देखा जाता है, ठीक है, तो उसके पास उतना करेज और उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो इन सारे प्रेशर को डील कर सके। एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज एंड स्किल्स एंड अ सेंस ऑफ पॉलिटिक्स, मॉरल कमिटमेंट टू रिफॉर्म, ये चीजें जरूरी होती है जब आप रिफॉर्म की सोचते हो। ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। एंड देन काइडन कहते हैं कि रिफॉर्म इज द वर्क ऑफ माइनॉरिटी, क्योंकि कुछ लोग ही होते हैं जो इतना साहस ला पाते हैं, जो इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि रिफॉर्म कर सके। And reform proposal find easy acceptance in the situation of uncertainty, disorganization and dislocation. जिस सेक्टर में आपको अनसर्टेनिटी है, थोड़ा सा वहां पर चीजें केओस में चली गई हैं, क्रिटिक सिचुएशन है, उसके अंदर रिफॉर्म प्रपोजल को इजी एक्सेप्टेंस मिल जाती है, ठीक है। एंड एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होती है, आप देखना जब आपका लीडर एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फेवर करता है, वो उसी के हिसाब से चेंज करने की कोशिश करता है। अगर एक लीडर सोचता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वो फिर ऐसे स्टेप्स लेकर के आएगा जो ऑनेस्टी को फेवर करेंगे। ओके, चलिए जी, यहां तक क्लियर हुआ आपको। देन बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जो स्टेटस को मेंटेन करने में हेल्प नहीं करती, जो स्टेटस को अपसेट करती है। जैसे कि रिजीम चेंज हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, अर्बनाइजेशन बहुत फास्ट हुआ, पॉवर्टी बढ़ी, क्राइम रेट बढ़ गया। इन सारी सिचुएशन की वजह से भी एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज लाना पड़ता है, ठीक है, ये चीज है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो सेकंड स्टेज आती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की, इट इज कंसर्न विद द प्रॉपर डायग्नोसिस एंड रिमेडियल एक्शन। जैसे ही एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली गई, उसके बाद में उसको प्रॉब्लम के कॉज में जाओ। कॉज मतलब ये प्रॉब्लम हुई क्यों, स्टार्ट क्यों, इसके रीजन क्या थे, देन इसके रेमेडी क्या हो सकती है, रेमेडियल सजेशन आपको देने चाहिए, रेमेडियल एक्शन आपको अडॉप्ट करने चाहिए। तो यहाँ पर जब आप रेमेडी प्रपोज कर रहे हो, भी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की ये सॉल्यूशन है, तो उसके रिगार्डिंग आपको रेलेवेंट नॉलेज भी हो जब आप सजेशन दे रहे हो तब, और आपके पास क्रिएटिव थॉट भी हो, तभी आप वर्केबल रेमेडीज प्रपोज कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा रिफॉर्म की जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लियरली बताया जाना चाहिए। स्ट्रेटजीज और जो भी हमें रिफॉर्म प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्टिक्स की जरूरत है, उनको हमें पहले से ही सॉर्ट आउट करके रखना है। फिर बात आती है कि रिफॉर्म प्रपोजल इंक्रीमेंटल भी हो सकते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव भी हो सकते हैं, या फिर इमिटेटिव हो सकते हैं, क्रिएटिव भी हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, देखो इंक्रीमेंटल चेंज का मतलब ये होता है कि हम जो चीज है ना ऑलरेडी, उसी में कुछ इंक्रीमेंट कर दिया। कि पहले हमारे पास 10 फाइटर जेट्स थे, अब हमने बढ़ा करके 20 कर दिए, तो वो इंक्रीमेंट हुआ है। समझ रहे हैं आप इस बात को? इसमें क्या होता है, इजिली एक्सेप्टेबल है ये, देन इसको क्विकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जो इंक्रीमेंटल वाला होता है उसको, ठीक है। दूसरा, एक तो होता है इमिटेशन और दूसरा होता है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी मतलब समथिंग विच इज न्यू, और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्रिएटिविटी लोग एक्सेप्ट करें वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इमिटेट करो भी, देखो वहां पर ये वाली चीज लागू थी तो हमने भी उसको फॉलो किया, इमिटेशन किया, तो इमिटेशन भी इजी होता है एज कंपेयर टू क्रिएटिविटी, ठीक है। देन जो रिफॉर्म प्रपोजल है, इसमें हमने माल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके माल एडमिनिस्ट्रेशन, ड्राफ्टिंग ऑफ फिजिबल प्रपोजल, इन सारी चीजों के बारे में हमें पहले से ही फॉर्मुलेट करके रखना चाहिए। हमें लोगों को कन्विंस करना है, हमें
अपोजिशन को भी समझाना है कि ओके हम इन सारी चीज़ों के बारे में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ये हमारे आइडियल्स हैं, तो आप इनको फॉलो करें। ओके।